नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी लग रही होगी और भेजे में उतर रही होगी। हम बहुत सारी बातें सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ऑलरेडी कर चुके हैं, खूब सारी वैरायटी के सवाल कर चुके हैं। अब एक अपन नई बात करेंगे। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हाँ, स्प्रिंग ब्लॉक पे काफी तरह के सवाल, बहुत अच्छे से सवाल हमने देखे, पूरी पीएचडी उस पे की है। अब आज अपन शुरू करने वाले इम्पल्स एंड कोलिजन। ये थोड़ा सा मिलता जुलता टाइप का कार्यक्रम है, एक तरह की फील आएगी आपको, एक ही चीज है लगभग। तो इम्पल्स से खेला शुरू करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में फिर अपन कोलिजन की बात करेंगे, एक दो क्लास, और देन वेरिएबल मास, और फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का खेला खत्म हो जाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम है अपन स्टार्ट करते हैं इम्पल्स से। क्या होता है ये इम्पल्स? आसान भाषा में बात करें हिंदी में तो झटका। इम्पल्स यानी कि झटका। देखिए जरा क्या होता है इम्पल्स झटका क्या होता है ये झटका? जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक सरफेस है और इस पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया। क्या ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा होगा? क्या इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा? तो आप बोलिएगा कि mg लग रहा है। और इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? mg के बराबर होगी। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। नॉर्मल हमेशा mg रहेगा। मैंने कहा नॉर्मल हमेशा mg रहेगा इस पर्टिकुलर केस में, अगर कुछ नहीं हो। और अगर अपन ध्यान से देखेंगे, मान लो कि अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर से एक बॉल आ रही है टिचुक, और यहाँ तुम बैट लेके खड़ा है एकदम तैयार, और ये बॉल आती है और इस बैट से टकराती है ना? बॉल क्या करेगा? बॉल जो है तो इस बैट के पास में आएगा, टिक 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 टिक, है ना? और बैट क्या करेगा? इस बॉल को बोलेगा कि भाई आओ पास में, फिर यहीं रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेगा ना। इस पे क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, और इतना ही ये बॉल इस बैट पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल पीछे की तरफ। तो बॉल क्या होगा? बॉल अपना पाथ को चेंज कर देगा, इधर की तरफ वापस भागने लग जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो बॉल और बैट का जब कांटेक्ट हुआ था तो बीच में कौन सा फोर्स लगा? नॉर्मल लगा। कितने टाइम के दौरान लगा? बहुत छोटे इंटरवल में लगा। क्या हुआ? बॉल का कुछ तो हुआ होगा ना। बॉल का लीनियर मोमेंटम जो पहले इस डायरेक्शन में हुआ करता था, अब उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, यानी उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया है। किसने चेंज किया है? नॉर्मल ने। कितने इंटरवल में लगा? मैंने कहा शॉर्ट इंटरवल में। अच्छा, नॉर्मल तो इधर भी लग रहा था। मैंने कहा हाँ, कितना लग रहा था? mg के बराबर। क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा था? नहीं, वो वाला ब्लॉक रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल है जो एक शॉर्ट इंटरवल में लग रहा है और एक बड़ा कांड कर रहा है। बड़ा कांड करने का तात्पर्य है कि वो बॉल के लीनियर मोमेंटम को सडनली चेंज कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो नॉर्मल ने जो काम किया है, जिस ऐसा एक फोर्स है जो सडनली लगता है और बड़ा कांड करता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम को तुरंत चेंज कर देता है। इस तरह की फोर्सेस को अपन बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, एकदम से झटका लग जाना। मान लो कि मैंने क्या किया है, एक धागा लिया है और एक धागा लेके एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ऐसे लटका दिया है ना, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? नीचे इस पे mg लग रहा होगा, नीचे इस पे mg लग रहा होगा, और इसमें क्या आ रहा होगा? टेंशन आ रहा होगा। टेंशन हमेशा mg के बराबर रहेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि ये जो है ये धागे से इस वाले ब्लॉक को मैंने है ना ऐसे बांध रखा है, और क्या करूंगा? ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दूं। मान लो कि धागे की लंबाई क्या है? L है। धागे की लंबाई क्या है? L है। तो क्या होगा कि ब्लॉक नीचे जाएगा और सडनली एकदम टेंशन आएगी। सडनली एकदम इसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? जब ये इस तरह का हो जाएगा, है ना, और क्या करेगा वो टेंशन इसके लीनियर मोमेंटम को सडनली चेंज करेगा। तो अपने को थोड़ा सा आइडिया लगा कि अरे यार, यहाँ तो नॉर्मल जो था वो कांस्टेंट सा था, उसको इंपल्सिव नहीं माना हमने, और उससे लीनियर मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वही नॉर्मल, यानी उसी टाइप का फोर्स है नॉर्मल, जब बैट और बॉल के बीच में लगता है तो वो इंपल्सिव फोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली लीनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे टेंशन था वो mg के बराबर था, उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये नीचे गया होगा, जैसे ये स्ट्रेट होगा, उससे जस्ट पहले इसकी रफ्तार इधर की तरफ रही होगी कुछ, और जब इसके जस्ट बाद में वो जीरो हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि ये धागा की औकात से ज्यादा टेंशन लगे तो वो टूट भी सकता है, धागा अगर कमजोर रहा तो उनका। अच्छा, एक छोटा छोटा आइडिया लगा कि अरे यार, इंपल्स में कुछ एक ऐसा फोर्स आता है जो एक शॉर्ट इंटरवल में लगता है और बहुत बड़ा कांड करता है। बहुत बड़ा कांड करने का मतलब वो लीनियर मोमेंटम को सडनली चेंज करता है। एक छोटा सा आइडिया लगा। अच्छा भाई साहब,
बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ये बॉल और बैट से ही अपन कार्यक्रम की थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और फील लेते हैं। ये जस्ट अपने समझने की कोशिश की कि भाई इंपल्स जो है क्या चीज है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो, कैसा हो, मान लीजिए कि ये धरातल है हमारा, ये है हमारा धरातल और ऊपर से एक बॉल आ रही है। यहां से मैंने एक बॉल को रिलीज किया और ये बॉल जो है टक्कर से जस्ट पहले, मान लो इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 1 kg। इसका मास क्या है? 1 kg। ये धरातल से आके टकराती है और वापस कट लेती है, वापस कट लेती है। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इसने टप्पा खाया, टप्पा खाते टाइम क्या हुआ होगा, मैंने कहा इस पे नॉर्मल ऊपर लगा होगा, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। आसानी के लिए मैंने 1 kg ले लिया है। थोड़ी देर बाद में ये वापस ऊपर जा रही है और मैं तुझे बोल रहा हूं कि इसकी ऊपर रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड होगी। हमेशा 10 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ठीक है 10 से आई और वापस 10 से चली गई। ओह, जब इसकी मुलाकात हुई यहाँ पे किससे? धरातल से और बॉल की मुलाकात हुई होगी। कितने टाइम तक मुलाकात होती है? ऐसा होता है कि बॉल आती है यहाँ पे सो जाती है, बोल रहा कि नहीं इधर तो उधर नहीं यार वापस मत जाओ, नहीं यहीं रहो, ऐसा तो नहीं होता ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के दौरान इनके बीच में कोलिजन होगा, इन्हें टक्कर होगी और एक झटके वाला फोर्स इस पे ऊपर लगेगा, ग्राउंड पे नीचे लगेगा और बॉल ऊपर की तरफ प्रस्थान करने लग जाएगी। डिपेंड करता है कि बॉल कैसी है। आटे वाली बॉल होगी तो वो चिपक जाएगी, वापस नहीं आएगी। खैर वो टाइप्स ऑफ कोलिजन अपन धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। खैर मान लो कि ये बॉल जो है 1 kg वाली नीचे आएगी, तब इसकी रफ्तार टक्कर से जस्ट पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड और टकराने के जस्ट बाद में ऊपर की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। पहले इसका लीनियर मोमेंटम था 10 डाउनवर्ड, अब हो गया 10 अपवर्ड। क्या चेंज हुआ है? मैंने कहा कितने टाइम में? मैंने कहा बहुत शॉर्ट इंटरवल में, dt टाइम हुआ होगा, बहुत छोटा सा dt टाइम लगा होगा। उसमें क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस दौरान फोर्स कौन कौन से लगे हैं? मैंने कहा नॉर्मल लगा है, mg लगा है, नॉर्मल लगा है, mg लगा है। अच्छा mg क्या कांस्टेंट था? मैंने कहा हाँ। क्या नॉर्मल इस दौरान कांस्टेंट था? मैंने कहा नहीं। जैसे बॉल टच हुई होगी, जैसे मान लो कि ये वाला धरातल है, बॉल आई होगी ऐसे टिचुक, तो पहले बहुत कम नॉर्मल लगा होगा, फिर एकदम मैक्स लगा होगा, फिर वापस जब वो दूर दूर जाने लगी होगी तो वो कम होने लगा होगा और फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो संपर्क ही टूट गया होगा तो नॉर्मल 0 हो गया होगा। तो यहाँ पे n वेरिएबल होगा, mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अरे मास तो कांस्टेंट यार, ऐसा तो होगा नहीं कि बॉल टकरा रही होगी तो उसका मास ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसकी जो है, मैं ऐसा बोलूं कि भाई किसी भी, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि n ऊपर है mg नीचे है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी इसकी? n माइनस mg डिवाइडेड बाई a है ऊपर की तरफ, है ना। ये आपका सॉरी मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। मैं लगाऊं अगर v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जस्ट फील के लिए लगा रहा हूं। ऊपर को पॉजिटिव मान लिया मैंने, है ना, ऊपर को पॉजिटिव मान लिया। इस पे मान लो कि भाई नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा है और नीचे इस पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, एटी में जो t है वो डेल्टा t बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत छोटा सा टाइम है। मान लो कि डेल्टा t की वैल्यू है 0.01 सेकेंड। मैं ऐसा मान लेता हूं कि 0.01 सेकेंड के दौरान के इंटरवल वो है कांटेक्ट टाइम है। वो क्या है? कांटेक्ट टाइम है। कांटेक्ट किनका? धरातल और बॉल का कांटेक्ट जो है वो 0.01 सेकेंड तक रहा हो, या इतना या इससे भी कम रहता है, 0.001 भी ले सकते हैं अपन। बाद में रफ्तार हो गई आपकी ऊपर की तरफ 10, नीचे थी -10 और एक्सेलरेशन आपकी हो गई है n माइनस mg डिवाइडेड बाई m और टाइम आपको क्या लगा है? 0.01 सेकेंड। तो ये हो गया है 20 इंटू आपका जो 100 यहां से आ जाएगा, तो ये इतना हो गया, दैट इज इक्वल टू n माइनस mg डिवाइडेड बाई मास आपका 1 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो रहा है 20,000 2000 इज इक्वल टू n माइनस mg यानी -10। अब आप ध्यान से देखिएगा तो नॉर्मल और mg में कौन बड़ा है? नॉर्मल बड़ा है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू तो भैया बहुत ज्यादा है। आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 2010 और mg की वैल्यू है 10। इससे मास्टर ये साबित करना चाह रहा है कि भैया नॉर्मल जो आएगा वो बहुत बड़ा होगा कि किससे? mg से। नॉर्मल की वैल्यू
बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है mg से। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि mg का कोई रोल नहीं रहा है इस दौरान? मैंने कहा हाँ, mg का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। mg कांस्टेंट फोर्स है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हुआ होगा। इसकी क्या हालचाल होंगे, यानी इसके लीनियर मोमेंटम के साथ क्या होगा, वो मेनली कौन डिसाइड करने वाला है? वो बॉल पे लगने वाला नॉर्मल डिसाइड करने वाला है इस शॉर्ट इंटरवल में। ऐसे तो mg का बड़ा रोल है, जैसे आप बहुत ऊपर से रिलीज कर देंगे तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, क्या उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, क्या वो बड़े इंटरवल में mg का रोल है? मैंने कहा हाँ, लेकिन एक बहुत छोटा सा इंटरवल लिया है जब इन दोनों का संपर्क रहा है, यानी ये दोनों टच में रही है, तब क्या mg का बहुत बड़ा रोल है? नहीं है, क्योंकि mg वहां पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या सेकंड लॉ का यूज करके मैं ये बोल सकता हूं कि F इज इक्वल टू dp/dt। कौन बोला था? न्यूटन साहब ये बोल के मर गए थे, यानी न्यूटन साहब ये बोल के यहां से हम संसार से विदा हुए थे। उन्होंने बोला था F इज इक्वल टू dp/dt। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma हमने मतलब बोला कब? जब मास कांस्टेंट है। सेकंड लॉ बोलता है कि F इज इक्वल टू dp/dt। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो F dt का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? dp का इंटीग्रेशन, F dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। ये वैल्यू क्या, ये चीज क्या है? ये है इंपल्स, यही है आपका इंपल्स, यही है आपका इंपल्स है, जो किसके बराबर आएगा? dp का इंटीग्रेशन इज डेल्टा p, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ओहो हो, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ये बताइए कि ये इंपल्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? ये जो इंपल्स हमने निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को इंपल्स बोला है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर? आप बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि भैया डेल्टा पी जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी? मैंने कहा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहां जो ये फोर्स है एफ डी टी, इस वाले फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। इस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। खास बात क्या है इस तरह के फोर्स की? ये इंपल्सिव फोर्स शॉर्ट इंटरवल में लगता है, बड़ा कांड करता है। शॉर्ट इंटरवल में लगता है, बड़ा कांड करता है। कौन सा कांड? लीनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है। बहुत छोटे से dt इंटरवल में लगता है और लीनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है। ये हमारा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स। और इंटीग्रेशन ऑफ दैट इंपल्सिव फोर्स टाइम के साथ में वो आपको क्या देता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसी चीज को प्यार से इंपल्स बोला जाता है। क्या ये जो स्टाइल मार के आपको इंटीग्रेशन बोला गया है, क्या वो एफ वर्सेस यानी इंपल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम के कर्व का एरिया ही तो है यार। मान लो कि एफ वर्सेस टी का कर्व बनाया गया है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बेसिकली इस वाले कर्व का एरिया ही है। यही है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, है कि नहीं यार? अगर ऐसा करो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत मतलब मजा आया। थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ये चीज होती। अब अगर आप ध्यान से अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने जो नॉर्मल निकाला है, हमने ऐसा मान लिया कि मोटा मोटा जो है ये नॉर्मल इतना आ रहा है 2010, बट ऐसा तो होगा नहीं। नॉर्मल तो वेरी करेगा, पहले जीरो होगा। जैसे ये ऐसा सरफेस है, ऊपर आके टकराया होगा, तब जस्ट नॉर्मल थोड़ा जीरो से ज्यादा होगा, फिर एकदम पिचक गई होगी बहुत ज्यादा, तब नॉर्मल ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हुआ होगा, फिर धीरे धीरे कम हुआ होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा नहीं यार? ऐसा ही हुआ होगा। नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल है, नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल है ना? नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल। जैसे इस बॉल के लिए बात करें, इस बॉल के लिए क्या हमें इनिशियल पीआई पता है? मैंने कहा 1 × 10 डाउनवर्ड। बाद में क्या होगा? मैंने कहा बाद में मास इसका 1 है, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, 10 ऊपर की तरफ, तो चेंज तो 20 हो गया। चेंज तो क्या हो गया है? 20 हो गया है। इस बॉल पे जो इंपल्स लगा है वो किसने लगाया है? इस बॉल में जो इंपल्स लगा, एन और एमजी का कोई खास रोल नहीं है। इस बॉल पे इंपल्स लगा है एन डी टी। किधर की तरफ? एन डी टी। एन ऊपर की तरफ है, एन डी टी की डायरेक्शन कैसी होगी? एन की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना है, 1 × 10 इज 10 माइनस 10। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिए तो अब आप n कांस्टेंट नहीं है, n यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी इसके बराबर, इसमें कोई दोहराए वाली बात
नहीं है ना, लेकिन n एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, n कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो 0 से मैक्स पे गया होगा, मैक्स से फिर 0 की तरफ आया होगा कौन से इंटरवल में, dt टाइम के दौरान। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0.001 के इंटरवल में क्या किसी और फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट पे हमसे पूछा जाए n क्या है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ n क्या है तो हम बता पाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ, एवरेज कैसे पता किया जा सकता है, वो यहां से पता किया जा सकता है कि f इज इक्वल टू dp बाई dt। तो अगर मुझे f एवरेज चाहिए, f एवरेज अगर मुझे चाहिए तो वो मेरे लिए डेल्टा p बाई डेल्टा t कर दूंगा, डेल्टा p बाई डेल्टा t। dp और dt शॉर्ट इंटरवल के लिए है, डेल्टा p एंड डेल्टा t बड़े इंटरवल के लिए, डेल्टा p एंड डेल्टा t बड़े इंटरवल के लिए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे n तो पता नहीं कर सकते पर n एवरेज जरूर पता कर सकते हैं। n एवरेज क्या होगा, मैंने n एवरेज की बात करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू n एवरेज इंटू डेल्टा t आ जाएगा जो कि हो गया है डेल्टा p, यानी n एवरेज की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, n एवरेज की वैल्यू आएगी डेल्टा p बाई डेल्टा t, डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा p की वैल्यू क्या है, डेल्टा p की वैल्यू है हमारे लिए 20 आ गई है, 10 माइनस माइनस ऑफ 10 इज 20 डिवाइडेड बाई, मैंने कहा डिवाइडेड बाई आप डेल्टा t कर दीजिए जो कि है 0.01, जो कि है 0.01 है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू 2000 आ रही है, क्या आ रही है, 2000 आ रही है। यहां से भी हमने mg को इग्नोर मार लिया था तो n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए, n की वैल्यू आ रही है 2000 न्यूटन, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है। मेरा कहने और समझाने का तात्पर्य ये था कि भाई साहब इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है बेसिकली एक इंपल्सिव फोर्स द्वारा शॉर्ट इंटरवल में किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम में लाया गया परिवर्तन। आसान भाषा में बोले तो इसको झटका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एकदम झटका लगा है ना, जिसे क्या चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, इस तरह से अपन क्या पता कर सकते हैं, एवरेज जो भी आपका फोर्स लगा, एवरेज इंपल्सिव फोर्स क्या होगा, ये इंपल्सिव फोर्स होगा ये डेल्टा p डिवाइडेड बाय कांटेक्ट टाइम होगा ये डेल्टा t, डेल्टा t आपके पास कांटेक्ट टाइम हो जाएगा। फील्ड वाली बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि एक वेक्टर क्वांटिटी इंपल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी f इंपल्स है क्या, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ f dt, यानी डेल्टा p ही इंपल्स है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही इंपल्स है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा क्या नॉर्मल हमेशा इंपल्सिव होगा, मैंने कहा नहीं, अरे एक रखे हुए एक ब्लॉक को सरफेस पे रख दिया था, क्या नॉर्मल इंपल्सिव था, नहीं था। अच्छा क्या एक ऐसे ही स्ट्रिंग रखी हुई है उस पे ब्लॉक को टांग दिया, क्या टेंशन इंपल्सिव था, नहीं था। लेकिन अगर यही बॉल को बैट से मार देंगे तब जो नॉर्मल लगेगा वो, मैंने कहा वो इंपल्सिव है क्योंकि वो एक सडन पीरियड में आता है, शॉर्ट पीरियड में आता है, तुरंत बढ़ता है, जीरो हो जाता है, बड़ा कांड करता है। वही अगर एक बॉल को ऐसे झटके से ऐसे मतलब ब्लॉक को झटके से रिलीज करेंगे, झटके से टेंशन आ जाएगा तो वो टेंशन भी आपका इंपल्सिव हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हमेशा इंपल्सिव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया टेंशन इंपल्सिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब वो सडनली अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज कर पा रहा है इसका मतलब वो क्या है, इंपल्सिव। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और इंपल्स निकालना हमारे लिए कोई टफ चीज नहीं होगी, वो क्या होगा, मैंने कहा एफ डी टी का इंटीग्रेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अच्छा बहुत बढ़िया, ग्राफ से निकालेंगे तो f वर्सेस t के ग्राफ से निकाल सकते हैं। एक बार बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करते हैं और मान लो कि ये बॉल जरूरी तो नहीं ऐसे आ जाए, थोड़ा इसमें और वेरिएशंस लाते हैं, मजे लेते हैं। अब इंपल्स की पे पूरी पीएचडी करते हैं। इंपल्स और कोलिजन कुछ भी अलग नहीं है, आप ये समझ लीजिए भैया कि कोलिजन स्टार्ट हो गया, अरे दो बॉडी का कोलिजन ही तो हुआ है अभी, है ना, एक सरफेस थी जो रुकी हुई थी, तो बिल्कुल जो है अब हम धीरे धीरे समापन समारोह की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझें इसको ताकि आपको मजा आएगा अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करने में, है ना। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं अपन अगले सवाल में। उड़ जाओ भैया, हाँ 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 हो गया। चलिए अब देखिए जरा, मान लो कि ये बॉल जो है वो सीधी नहीं आई, आपको दूसरा सवाल बनाते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये बॉल जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ही आ रही थी, जैसा कि पिछले सवाल में आ रही थी, और मान लीजिए 1 ही kg की है, कितने की है, 1 kg की है। ये बॉल आई और इस धरातल से टकराई, सरफेस से
टकराई, वापस कट ले रही है इधर की तरफ, वापस कट ले रही है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है वो क्या है 37 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है 37 डिग्री। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ये है मास इसका 1 kg, मास क्या है 1 kg। बहुत सान। आपसे बोला जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है, मान लीजिए वो 0.01 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड है। टाइम ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए बॉल और सरफेस का 0.01 सेकेंड है। फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल, फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल। आपसे बोला जाए कि इस बॉल पे कितना इंपल्स होगा, इस बॉल पे कितना इंपल्स होगा। आपसे पूछा जाए तुरंत बताइए लाला, इंपल्स ऑन दी बॉल, ऑन दी बॉल बताइए भैया कितना है इंपल्स। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब टकराएगा बॉल जब सरफेस से टकराएगा, बॉल जब सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे क्या लगेगा, मैंने कहा इस पे नॉर्मल लगेगा। इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल किधर लगता है, मैंने कहा नॉर्मल तो भैया याद करो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नॉर्मल किधर लगता है, पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस वगैरह उस पे परपेंडिकुलर डाल दो कॉमन सरफेस, और अगर एक ही पॉइंट टच हो रहा हो तो सेकंड वाली सरफेस से उस पे टेंजेंट डाल दो, याद है ना। नॉर्मल इस पे ऐसे लगेगा, नॉर्मल अगर इधर ऐसे लगेगा फिर इंपल्स भी उधर ही लगेगा, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में ही तो इंपल्स लगेगा यार। ओहो हो, क्या एमजी का कोई खास रोल आने वाला है इस इंटरवल में? मैंने कहा नहीं, इस इंटरवल में एमजी का कोई खास इंटरवल अपन रोल मानने वाले नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नॉर्मल होगा इसका इंपल्स आएगा एन डी टी, क्या बोलते हो एन डी टी, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बट कौन सी डायरेक्शन में ये लगेगा भाई साहब, वाई डायरेक्शन में ही लगेगा, वाई डायरेक्शन में ही लगेगा, एक्स में नॉर्मल लगने वाला नहीं है। तो इसका मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में चेंज होगा, मैंने कहा वाई में चेंज होगा, एक्स में चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्स में तो कोई इंपल्सिव फोर्स लग ही नहीं रहा है। अच्छा वाई में एक एमजी भी लग रहा है, मैंने कहा हाँ, हम कौन से इंटरवल की बात करें, मैंने कहा बहुत छोटे से इंटरवल, क्या एमजी का कोई रोल आएगा, मैंने कहा नहीं आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू एमजी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो इसकी जो रफ्तार 10, ये एंगल 37, तो ये वाला एंगल क्या है 37 डिग्री है। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 को 37 डिग्री, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अच्छा ये 10 है, ये एंगल 37 डिग्री, तो आपका जो है ये वाला एंगल भी आ गया है 37 डिग्री, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओ ये 6 और ये 6 सेम है, हॉरिजॉन्टल में कोई लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वर्टिकल में हुआ है, वर्टिकल में हुआ है। पहले क्या था 8 था, अब क्या हो गया है, अब भी लोग बोलेंगे 8, अब चमू पहले 8 डाउनवर्ड था, अब 8 अपवर्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है लल्ला। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो आपके लिए इंपल्स सिर्फ पूछा जाएगा, तो आप बोलिएगा कि एन डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ऊपर की तरफ ये लग रहा है तो मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है, बाद में क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1 into 8 माइनस 1 into -8, यानी कि आपका 16 का इंपल्स आपके लिए लगेगा, जो कि क्या होगा फोर्स इनटू टाइम, यानी कि न्यूटन सेकेंड अपन इसको बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। इतना इंपल्स जो है आपके लिए कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा आपको कोई बोले कि यहाँ बॉल पे कितना एन लगा है, तो आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपसे बोले कि एन एवरेज बताइएगा, तब आप बता सकते हैं। एन एवरेज होगा आपके लिए, वो हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या है 8 और -8, यानी कि मान लो कि ये ये अपना 16 आ रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम अपन कितना ले रहे हैं 0.01, यानी कि लगभग 1600 न्यूटन का फोर्स लगा होगा, है ना, जो कि काफी ज्यादा है किससे, एमजी से। एमजी की वैल्यू तो कितनी आ रही है 10 ही आ रही है। उनका अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, जस्ट अपन फील वाली बातें शुरू कर रहे हैं, मतलब मजा आने लगा है अपने को, धीरे धीरे इंपल्स की बातें हमें समझने आने लगी है। एक और सवाल करते हैं, धीरे धीरे अच्छे सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मान लो कि तुमसे कोई बोले यार ऐसा है, मैंने कहा कैसा है, अच्छा एक बात बताइए,
मान लीजिए कि यहां पे फ्रिक्शन होती है, क्या होती है, फ्रिक्शन भी होती है ना, इस पे फ्रिक्शन होती तो यहां नॉर्मल क्या है, इंपल्सिव, नॉर्मल क्या है, इंपल्सिव, mg मैंने कहा इंपल्सिव नहीं है। फ्रिक्शन क्या होगी, मैंने कहा म्यू इंटू एन है। क्या एन एकदम से सडनली चेंज होगा, मैंने कहा हाँ। तो क्या फ्रिक्शन भी सडनली चेंज होगा, मैंने कहा हाँ। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगी, मैंने कहा हाँ। अगर उसकी वैल्यू भी सडनली चेंज होगी तो वो भी इंपल्सिव हो सकती है। खैर अपन बात करेंगे, सवाल लेते हैं एक और। मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ करता हूं, ये इसलिए बताएंगे ताकि मैं अगले वाले सवाल को अच्छे से बना पाऊं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ब्लॉक रख रहा हूं, मैं एक ब्लॉक रख रहा हूं। मान लीजिए कि इसका मास है 4.5 केजी, क्या है 4.5 केजी। और यहां से मान लीजिए कि मैं एक बुलेट फायर कर रहा हूं। बुलेट का मास मान लीजिए 0.5 केजी है, आधा किलो मतलब 500 ग्राम की ये बुलेट। और बुलेट की रफ्तार दे देते हैं, मान लीजिए कि बुलेट इधर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो आपका रुका हुआ है। और थोड़ा टफ कर देते हैं, मान लीजिए कि सरफेस और ब्लॉक के बीच का म्यू है 0.5। म्यू क्या है, 0.5 है। सवाल आपको बोल रहा है कि ये बुलेट जो फायर की गई है 0.5 केजी 20 मीटर पर सेकेंड की, वो इस भाई साहब के अंदर घुस जाती है और बाहर नहीं जाती है, मतलब पेनिट्रेट नहीं करती, इसमें घुस जाती है और इसके रेस्पेक्ट में रुक जाती है ना, है कि नहीं यार, इसके रेस्पेक्ट में रुक जाती है। तो अब आप बताइएगा भैया कि क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या ये दोनों रुके रहेंगे, क्या ये सिस्टम चल जाएगा, अगर चल जाएगा कितना दूर जाके रुक जाएगा, सोचिएगा और जरूर मतलब उस पर अपने से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पॉज मार के और अपन दो बोर्ड साफ करते हैं, फिर इस सवाल को देखते हैं। खूब सारे और अच्छे सवालों पे आगे बढ़ते हैं। इंपल्स के लिए धीरे धीरे हम डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छा फील आए। देखिए जरा होगा क्या, ये बॉल जाएगी, थोड़ा आसान कर दूं क्या, पहले म्यू को 0 कर लें क्या। म्यू मान लो कि म्यू नहीं, मान लो कि म्यू है ही नहीं इसी सवाल में, मान लो कि स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है होगा क्या कि ये जो बुलेट है ब्लॉक के अंदर घुस रही होगी, तो ब्लॉक इस पे बोल रहा होगा कि नहीं यार तुम पे नॉर्मल लगाएंगे हम इधर की तरफ, तो हमारे अंदर मत घुसो। लेकिन बुलेट बोल रही अपन भी तुम पे नॉर्मल लगाएगा और हम तो तुम्हारे अंदर ही घुसेंगे। ये नॉर्मल इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इस पे लगेगा। और मास्टर ने आपको बोला है कि बाद में इस केस में क्या होगा, मैंने कहा ये 0.5 इसके अंदर घुस जाएगा। ये 5 केजी का आइटम इधर v रफ्तार से चलने लग जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली बुलेट पे और बाद में क्या हो रहा है, ये बुलेट और ये वाला ब्लॉक एक साथ जो है 5 से जाएगा। मैंने ये सवाल में मेंशन किया है कि ये पेनिट्रेट नहीं कर रही है, अंदर जाके इसके रेस्पेक्ट में रुक जा रही है। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कमजोर हो, सीधा पेनिट्रेट करके आगे नहीं निकल जाए, पर ऐसा बोला गया है कि इसके रिस्पेक्ट में अंदर जाके रुक जाती है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर मैं बुलेट के लिए बात करूं, थोड़ा फील के हिसाब से बात कर रहे हैं, अच्छा बुलेट पे क्या लगा होगा, मैंने कहा बुलेट पे तो इंपल्स लगा होगा। किधर लगा होगा, मैंने कहा इस एन ने लगाया हो। ये एन कौन है, ये वाला एन है क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में जो एन लगा है वो है कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट की तरफ है। एन डी टी फॉर बुलेट, अगर मैं बात करूं बुलेट के लिए मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एनडीटी। मैं इसको नेगेटिव बोल रहा हूं क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये लेफ्ट में लग रहा है, इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बुलेट का पी फाइनल क्या होगा, यहां पे है क्या बुलेट, मैंने कहा हाँ। बुलेट का मास क्या है, मैंने कहा 0.5। रफ्तार क्या है, मैंने कहा v। रफ्तार क्या है फाइनल वाली, v है। अच्छा माइनस पी इनिशियल, अच्छा ये भी उधर है, ये भी उधर है, क्या था p इनिशियल 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो आपको एक रिश्ता जो है यहां पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने क्या किया है, इंपल्स की इक्वेशन लिखी है किसके लिए, बुलेट के लिए। अच्छा अब आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक के लिए बात करना चाह रहा हूं मैं। ब्लॉक को उधर रफ्तार कौन देगा इंस्टेंटेनियसली, ये इंपल्सिव फोर्स देगा। और इसने इंपल्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया होगा, आगे की तरफ उधर लगाया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या हो जाएगा भाई साहब,
5 इंटू इसका रफ्तार जो कि v हो जाएगा माइनस ऑफ p इनिशियल, माइनस ऑफ p इनिशियल। ब्लॉक का क्या था, मैंने कहा 5 इंटू 0। अरे ब्लॉक तो रुका हुआ था यार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फायदे का सौदा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। 1 + 2 कर दीजिए, इधर 0 आ गया है, इधर 0 आ गया है, इधर क्या हो गया है, इधर हो जाएगा आपके पास 0.5v प्लस 5v। अच्छा माइनस, मैंने कहा 0.5, ये -10। ओ हो, ये 10 को इधर ले आइए। 10 = 0.5v प्लस 5v। ओ हो। अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप सॉरी यहाँ पे जो ब्लॉक था उसका मास 5 नहीं है, ब्लॉक का मास तो 4.5 है ना लल्ला। अरे 5 तो टोटल है यार, जब बुलेट ऐड कर देंगे। ब्लॉक का मास क्या है, 4.5 है, तो 4.5 कहाँ रखना है, 4.5v यहाँ पे होगा, 4.5v यहाँ पे होगा। फिर टोटल कार्यक्रम कितना हो जाएगा, टोटल कार्यक्रम हो गया है आपका 5v, यानी कि v की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओ दोनों लोग उधर जाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो p इनिशियल क्या है, पूरे इस सिस्टम का, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम का p इनिशियल क्या है। मैंने कहा ये तो रुका हुआ है। 0.5 × 20 कितना आया, 20। 10 आ गया बाद में, मैंने कहा 5 × v आ गया 2। सॉरी 20 × 0.5 की कितना आ गया 10, और 5 × 2 क्या आ गया 10। अरे p फाइनल भी 10 आ गया। मैंने कहा हाँ इस डायरेक्शन में था, मैंने कहा हाँ बाद में भी इसी डायरेक्शन। ओ तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहा है पूरे सिस्टम का। मैंने कहा हाँ, ये जो इंपल्स लगा है वो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट लगा है। अगर इन दोनों को, इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे तो इंपल्स आपस में कट जाएगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उम्मीद है कि आपके भेजे में बातें उतर रही होगी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। मैं ये टाइम पास ना करते हुए सीधा बोल देता भाई साहब, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। p फाइनल से मेरा सवाल हो जाता, v आ जाता। अब आपको बताइए ये कब रुकेगा, मैंने कहा ये कभी नहीं रुकेगा अगर स्मूथ हुई तो। अगर ये सरफेस स्मूथ हुई तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं। मैंने कहा भैया म्यू है, अब बताओ कि क्या चेंज होगा। तेरे मन में आ रहा होगा कि म्यू तो मास्टर ने काट दिया, सॉल्व कर लिया, लेकिन मान लो कि ये म्यू 0.5 था, इसी सवाल में कहां परिवर्तन आएगा बताइए, आप कुछ सोचिएगा। क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज होगा, क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज होगा, इस वाली इक्वेशन में नहीं। क्या इस वाली इक्वेशन में कोई चेंज होगा, नहीं। आप बोलेंगे साहब की मतलब फ्रिक्शन भी तो है। मैंने कहा ऐसे तो mg भी है, ऐसे तो mg भी लग रहा है नीचे, लेकिन उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई इंपल्स नहीं आएगा। फ्रिक्शन होगा क्या, मैंने कहा वो तो म्यू × n होता है, और n यहाँ पे ये वाला n होगा, ये वाले n में कोई सडन परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई भी सडन परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है, फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है। अगर फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है तो भैया फिर उसका फिर मतलब जो है उसको काउंट करने की कतई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। एक बात सोच के देखिए, वो बॉम्ब वाले सवाल किए थे, मैंने कहा हाँ बॉम्ब के फटने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हमने y एक्सिस में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था। मैंने कहा हाँ, बॉम्ब के फटने के जस्ट पहले और उसके बाद में भी, जस्ट पहले और जस्ट बाद में y, हालांकि इस दौरान mg लग रहा था, कौन सी डायरेक्शन में, y में लग रहा था, फिर भी हमने क्या लगाया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट पहले और जस्ट बाद में y में भी लगाया था ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे mg का कोई इंपल्स आने वाला नहीं है। बॉम्ब के फटने के कारण जो n अंदर का फोर्स होगा वो काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू mg, तो वहां पे mg को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, फ्रिक्शन का कोई रोल आने वाला नहीं है। हाँ क्या उसके बाद वाले इंटरवल में आएगा, मैंने कहा हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो ये कभी इधर रुकने वाला नहीं था, चलता ही रहता। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि अगर ये फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन है तो यहां तक सब कुछ सेम है, v 2 ही आएगा, लेकिन अब ये 2 आएगा नहीं, थोड़े टाइम बाद में कम होने लगे। आपसे बोला जाए कि कितना दूर जाके ये रुक जाएगा सिस्टम 5 kg का, ये d बताइए, तो क्या ये बता पाएंगे अपन।
कि कितना दूर जाके रुक जाएगा ये बताना अब आपके लिए कोई टफ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा इसके पास अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वो जब पूरी की पूरी फ्रिक्शन खा जाएगा, पूरी की पूरी फ्रिक्शन खा जाएगा तो रुक जाएगा, है ना। फ्रिक्शन का एक वर्क आ रहा है अकेला, है ना भैया। तो ये आपका 5 kg का ब्लॉक हो जाएगा टोटल। इसकी जो इनिशियल रफ्तार हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा, म्यू इंटू एन है। म्यू आपका कितना है, 1/2 है, 1/2 है और ये 50 है, यानी 25 न्यूटन का क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा। और कितना दूर जाए इसका वर्क डन क्या आएगा, मैंने कहा भाई साहब -25 इंटू डी, कांस्टेंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और किसी का कोई वर्क डन नहीं आएगा। के फाइनल माइनस के इनिशियल, जो कि 0 माइनस इनिशियल क्या है, हाफ mv², हाफ mv² में m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5 और v² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 कर डालिए तो ये हो गया आपका 2। ओ हो यहां से क्या आ रहा है अपने पास 25d इज इक्वल टू 25d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 25 जो कि हो जाएगा 2/5 यानी कि 0.4 मीटर। 0.4 मीटर है। 0.4 मीटर जो है वो दूर जाने के बाद में ये वाला ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। 0.4 मीटर दूर जाने के बाद में ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आपको ये समझ में आ गया भाई साहब कि इसके मतलब जो है यहाँ पे फ्रिक्शन के होने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे इंपल्सिव नहीं आ जाता है ना। नॉर्मल आपका नॉर्मल भी यहाँ वाला नॉर्मल कोई इंपल्सिव नहीं था, mg भी इंपल्सिव नहीं था, बस इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल जो था वो इंपल्सिव था। बाकी आप अच्छा एक चीज और बताइए कि अच्छा कि हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो एनर्जी थी, ये जो एनर्जी है वो किसमें कौन खा गया, फ्रिक्शन। क्या मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता था कि यार एनर्जी तो आई तो यहीं से 1/2.5 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू डी। 25 इंटू डी क्या मैं ये कर सकता था, क्या मैं ये कर सकता था, क्यों नहीं किया। हाफ mv², क्या यहाँ से आंसर अलग आएगा, अरे भाई यही तो एनर्जी थी तो क्या वही एनर्जी यहाँ फ्रिक्शन खाएगा, क्या मैं ऐसा कर सकता था। ध्यान से देखिए ये आपका आ रहा है 400/4 यानी कि 100, डी की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है। अरे ये 1/2 है, 1/4 हो गया और 400 डिवाइडेड बाई 4 आपका 100 हो गया, 100/20/4 हो गया और ये 4 मीटर आ गया। आंसर तो 0.4 आ रहा है, ये गलत काहे है। अबे इतनी एनर्जी फ्रिक्शन को खाने को मिली ही नहीं, इतनी एनर्जी थोड़ी मिली थी यार। लोग बोले कहां गई, मैंने कहा यहाँ पे आपका इनइलास्टिक कोलिजन हुआ होगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोलिजन में वो एनर्जी खोई है, वो कहीं ना कहीं गायब हुई है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ आवाज आई होगी, टक से कच ऐसी आवाज आई होगी। ब्लॉक दोनों गर्म हो गए होंगे, हीट में लॉस हुआ होगा, है ना। यहाँ पे एक इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। हम ऐसे कोलिजन्स के बारे में बातें और डेप्थ में करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो और जब लॉस हो तो क्या होगा, क्या पूरा लॉस हो सकता है, वैसी बातें। लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है और वो एनर्जी कहाँ गई होगी, हीट में गई होगी, साउंड में गई होगी। टेक्निकलिटीज अपन आगे जाके देखने वाले हैं। सीधा आप इससे मतलब जो है एनर्जी को इक्वेट मत कर दीजिए। यहाँ पे कोलिजन में भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, यानी जब ये बुलेट अंदर की तरफ गई है तो वहां पे भी एनर्जी का लॉस हुआ है। वो हीट की फॉर्म में भी हुआ है और वो साउंड की फॉर्म में भी हुआ है। अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं, थोड़ा और अच्छा मजा देने के लिए सवाल अच्छा करते हैं। मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग लगा देता हूं। उम्मीद है ना कि आपको फील आनी चाहिए सब्जेक्ट में, है ना। फील आने का मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शन हो तो क्या होगा। अब तेरे मन में आ रहा होगा कि अच्छा ये एंगल पे आ जाए तो क्या होगा, तब तो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। और जब यहाँ का अगर ये एंगल पे आएगी तो इनके बीच का नॉर्मल भी ऐसे लगेगा, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा और वो जोर से एकदम धक्का देगा, उससे इनके बीच का नॉर्मल भी सडनली चेंज हो जाएगा। सडनली चेंज होगा तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा। मैंने कहा हाँ वो थोड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा सा अपन वैसे सवालों पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल लेते हैं, फिर वो भी एक बार
देख लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बुलेट ऐसे एंगल पे आए, तब ये वाला नॉर्मल एकदम सडनली चेंज होगा और तब वो वाला नॉर्मल भी इंपल्सिव होगा, फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। अच्छा, उसको बढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं एक सवाल। मान लीजिए कि ऐसा हो, कैसा हो, मान लीजिए कि ऐसा हो, इसी में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे ये ब्लॉक जो है अपने पास कितने किलो का है, मैंने कहा 4.5 kg का है। यहां से अपने पास बुलेट आ रही है, बुलेट की रफ्तार 0.5 kg की ये बुलेट और रफ्तार मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है। हो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करवा लें क्या? डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन करवाएं क्या? करवा लेते हैं, स्प्रिंग डाल देते हैं। मैंने कहा स्प्रिंग डाल दी, टफ कर रहा हूं मैं, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और के की वैल्यू मान लो कि 100 न्यूटन मीटर है ना। हो और फ्रिक्शन भी डाल दूं, प्राण भी निकाल दें एकदम। मैंने कहा हाँ ले लो, ले ले भाई, म्यू की वैल्यू ले ले 0.5 है ना। अब आपसे बोला जाए कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी कंप्रेस होगी, आपसे बोला जाए फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। टफ बन गया भाई साहब। फाइंड दी मैक्सिमम, फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कितना कंप्रेस हो जाएगी मैक्सिमम स्प्रिंग। आपसे सवाल पूछा हमने, टब भी कर दिया उसको, फ्रिक्शन भी डाल दिया, स्प्रिंग भी लगा दी। स्प्रिंग मासलेस है, ये आपको दिया हुआ है। ब्लॉक आपका 0.5 kg का है और उस पे बुलेट जो आके लग रही है वो है आपके पास 0.5 kg की, है ना। चलिए भाई साहब, आइए मिलके करते हैं, आप खुद से ट्राई करें और फिर अपन इस सवाल को करते हैं मिलके। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो जब टक्कर होगी, और ये सवाल में बोला गया है कि ये बुलेट जो है इसमें घुसती है और इसके रेस्पेक्ट में रुक जाती है, यानी 4.5 kg वाले ब्लॉक में रुक जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पीछे वाला सवाल और इसमें कुछ हद तक डिफरेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आएगा, इससे टकराएगा, ये इसमें जो भी फोर्स आएगा क्या वो सडनली आएगा? मैंने कहा नहीं, वो सडनली आने वाला नहीं है। इसमें फोर्स कब आएगा? जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। 4.5 kg थोड़ा सा मूव करेगा, ये कंप्रेस होगी और इसमें फोर्स आएगा। स्प्रिंग आलसी होती है। ओहो, तो स्प्रिंग को जब ये अंदर घुस जाएगा, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, साड़ी थोड़ा बढ़िया से चले, इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। स्प्रिंग को कोई टेंशन नहीं होगी, स्प्रिंग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों लोग जब इधर चल के आने लगेंगे, स्प्रिंग को नहीं, अब तो हम कंप्रेस हो रहे हैं, हम इस बात का अपोज करते हैं ना, हम उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इंपल्सिव नहीं, हम सडनली चेंज होने वाले लोगों में से नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के हैं। हाँ, हम मतलब बिल्कुल परेशान हो, बहुत हमसे कोई परेशान करेगा तब हम थोड़े बहुत परेशान होंगे, बाकी एकदम थोड़ी सी बात को देख के इमोशनल होने वाले नहीं है। ठीक वैसे ही स्प्रिंग काम करती है। अपने ऐसी बातें काटने वाले सवाल कहां पे बातें की थी? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। स्प्रिंग एकदम इमोशनल नहीं होती है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो हमें पता है कि ये इस पे इधर इंपल्स लगाएगा, ये नॉर्मल और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा जो कार्यक्रम है जस्ट क्या होगा, इधर की तरफ जाने लग जाएगा। थोड़ा सा सही से चलो भाई। ये वाला जो है 5 kg का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 kg का हो जाएगा। रफ्तार 2 हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे इस पे फ्रिक्शन लग रही होगी 25, और ये जो है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और ये इधर की तरफ प्रस्थान करने लग जाएगा। स्प्रिंग जो है वो K = 100 न्यूटन पर मीटर वाली है। क्या होगा? ये स्पीड कम होने लगेगी, स्पीड कम होती रहेगी, क्योंकि kx वाला फोर्स भी धीरे धीरे इधर की तरफ लगता रहेगा। उससे क्या होगा? रिटार्डेशन होगा और स्प्रिंग कंप्रेस, जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी तब क्या होगा? मैंने कहा तब ये वाला ब्लॉक मान लीजिए D उधर की तरफ चला गया, ये ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा। ब्लॉक का मास टोटल 5 kg हो जाएगा और ये स्प्रिंग जो है मान लो कि डीकंप्रेस होगी। कितनी हो गई है? डीकंप्रेस हो गई। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये कंडीशन और ये कंडीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे भाई साहब। यहाँ पे एक पल के लिए यहाँ पे जाके रुक जाएगी, यहाँ एक पल के लिए ये वाला ब्लॉक जाके रुक जाएगा। मैंने कहा अच्छा, टफ तो नहीं हो रहा ज्यादा? पहले बता दो, थोड़ा टफ जरूर है,
थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे सवाल कर रहे हैं ताकि तुझे बुकलेट वगैरह के सवाल एकदम इजी लगे, है ना लाला। तो इसलिए परेशान नहीं होने का, मस्त एकदम जाके दोबारा उसको देखने का और अपने अंदर ऐसा जुनून रखने का कि हाँ मतलब थोड़ा टफ पढ़ रहे हैं, ताकि बुकलेट के सवाल वगैरह सब अच्छे से हो जाए। टफ जेई में भी अच्छे सवाल आते हैं, फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो लाला ऐसे चंपक लाल की तरह जेई मेंस के सवाल या नीट के लेवल के तो पढ़ नहीं रहे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ये यहाँ रुक जाएगा तो किस किस का वर्क आया यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रिक्शन का वर्क डन आया, कितना आया है -25 इंटू डी। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हुआ है, ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है, यू इनिशियल 0 था, अब कंप्रेस हो गया ये, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, हाफ के एस दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल 1/2 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ये करियो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधा ये एनर्जी ले लो, ये एनर्जी नहीं लेना है, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी तो यहाँ पे जब साउंड में चली गई होगी, हीट में चली गई होगी, फिर आगे जो है ये स्प्रिंग कंप्रेस करने में और ये फ्रिक्शन में खाई होगी, जो कि कुछ पार्ट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। इसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका कुछ पार्ट इसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा और कुछ पार्ट जो है वो फ्रिक्शन खा जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। क्या सॉल्व करके डी की कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। मैंने कहा हाँ, है कि नहीं यार। अच्छा एक चीज और टफ, आप इसे होशियार बच्चे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ये कंप्रेस जितनी मैक्सिमम होगी वहां पे रुकी रहेगी कि वापस भी आ सकती है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या वो वापस आ सकती है कि वहीं मतलब जहां रुकेगी डी दूरी पे आगे गई और वहां जाके रुक गई, क्या वहीं रुकी रहेगी कि वापस भी आ सकती है? देख तू सोच के देखी, जैसे ही रुक जाएगी है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म है ना, और फ्रिक्शन ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वो इधर ही लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी स्लिप होने की उधर है इसलिए इधर लग रहा है। जैसे रुक जाएगी टेंडेंसी खत्म हो जाए। अब अगर इधर की तरफ लगने वाला ये वाला फोर्स K इंटू डी अगर और इसका अपोज करेगा इधर फ्रिक्शन, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 हो सकती है। अब अगर KD की वैल्यू यानी 100 इंटू डी, जो भी यहां से सॉल्व करके आ रहा है, वो अगर 25 से कम हुआ तो फ्रिक्शन K इंटू डी के बराबर ही लगेगा, उधर लगेगा और ये मूव कर वापस आने वाली ही नहीं है, वापस इधर की तरफ स्लिप होने वाली नहीं। अगर K इंटू डी की वैल्यू 25 से भी ज्यादा हुई तो फिर ये स्लिप होके आएगा, फिर ये स्लिप होके आएगा। म्यू की वैल्यू मैंने कितनी दी थी, म्यू की वैल्यू वही रखी 25 के लिए, मतलब 0.5 यानी कि 1/2 इंटू आपका ये टोटल 50 हो जाएगा, तो 25 आपके पास इतना फ्रिक्शन आ रहा है। म्यू एस और म्यू के दोनों ही ये। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप बोले तो मैं फिर इस सवाल को थोड़ा और टफ कर लूं, थोड़ा और टफ कर लूं, यानी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता दूं। क्या मान लो कि मैं ऐसा करूं कि मैं पहले उसको बता नहीं रहा, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कर लूं क्या, कर लेता हूं, है ना, मतलब डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। मैं ऐसा बोल दूं कि ये भी है, फ्रिक्शन भी है, स्प्रिंग भी है, ठीक है। या थोड़ा आसान कर लेते हैं कि स्प्रिंग रहने दें, सबसे मैक्स पॉसिबल। इधर से आ रही है अपनी बुलेट, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, आगे ना ये मतलब जस्ट फील ले लेते हैं अपन स्प्रिंग वगैरह का। वो तो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, मतलब वो तो आप लगा ही दोगे आगे का, है ना। सवाल ऐसा है कि भैया म्यू दिया आपको, ये दिया, अरे भाई बस एक बार इस बुलेट के रुक जाने की इसके रेस्पेक्ट में, बाद में तो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी। स्प्रिंग का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बड़ा रोल तो यहाँ पे इंपल्स वाले खेले का है ना, वो तो बाद में एक इंटरवल में लगता है, वो बहुत आसान है। मान लो कि इतना हो और ये बुलेट जो है 0.5 kg की, वो इधर आ रही हो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जैसे आ रही है 10 से, और मान लो कि ये वाला एंगल अपने पास क्या है 37 डिग्री, यानी मैं आसान भाषा में ये बोल रहा हूं कि ये वाला कंपोनेंट 8 है, ये वाला कंपोनेंट 8 है रफ्तार का, और ये वाला कंपोनेंट आपके लिए 6 है। ये वाला 6 मीटर पर सेकेंड है और ये वाला 8 मीटर
पर सेकेंड, ये वाला क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, ये वाला 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, क्या अपन सीधा पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल बोलते हैं एक्स में? मैंने कहा नहीं जी, अब तो क्या होगा कि बेसिकली इस पे नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, इस पे नॉर्मल मैंने कहा इधर की तरफ लगेगा, और यहां वाला नॉर्मल मैंने कहा एन डैश होगा, ये भी इंपल्सिव होगा। यहां का फ्रिक्शन मैंने कहा ये भाई साहब म्यू इंटू एन डैश आ जाएगा, है ना, म्यू इंटू एन डैश आ जाएगा। अच्छा एन डैश में कौन जिम्मेदार? अच्छा मैं इस एन के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, इधर वाले कंपोनेंट थोड़ा सा टफ हो रहा है, आप देखें जिस प्राणी को समझ में आ जाए वो बहुत बढ़िया। वैसे हम पहुंच गए हैं आगे ओलंपियाड लेवल पे, है ना, आईडीजी एडवांस के टफेस्ट सवाल के लेवल पे अपन पहुंच गए। मतलब ऐसे ही ऐसी मजे लेने के लिए सीख रहे हैं कि भैया इतना पढ़ लिया है तो ये 5 स्टार के सवाल जो है वो भी अपन कर सकते हैं। एक आध या 2-3 सवाल ही इतने टफ जेईई एडवांस से पूछे जाते हैं। मैंने इस एन के दो कंपोनेंट ले लिए, एक एनएक्स बोल दिया, एक एनवाई बोल दिया, है ना, एन वाई है, जो इस वाले पे कैसे लग रहा होगा, इसके कंपोनेंट अगर बुलेट की बात करेंगे तो बुलेट पे एन वाई ऊपर लग रहा होगा, एन एक्स जो है वो ऐसे लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पता है कि ये दोनों लोग बाद में 5 kg वाला ये कार्यक्रम इधर चलने लग जाएगा जस्ट इस घटना के बाद में। अगर मैं बुलेट के लिए बात करूं, फॉर बुलेट के लिए अगर मैं बात करूं, तो बुलेट पे किसने वर्टिकल में इंपल्स की किसने लगाया? मैंने कहा एनवाई ने लगाया होगा, एनवाई पे बुलेट ऊपर लगाया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एनवाई dt जो है बुलेट के ऊपर की तरफ लगाया होगा, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल बुलेट का बाद में ऊपर की तरफ 0 होगा, बाद में ऊपर की तरफ क्या होगा 0 पर, बुलेट तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, टफ हो रहा ज्यादा पता है। माइनस ऑफ इनिशियली बुलेट का नीचे की तरफ क्या है? मैंने कहा भाई साहब ऊपर को मैंने पॉजिटिव लिया है तो माइनस ऑफ 0.5 यानी कि 0.5 इंटू 8 नीचे की तरफ जो है। तो यहां से मेरे पास जो है एनवाई की वैल्यू आ गई है, एनवाई की वैल्यू यहां से मेरे पास मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एनवाई dt इज इक्वल टू आपके लिए 4 आ गया है। क्या आ गया है? 4 आ गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि मुझे जो है ये घटना में जो dt लगा है वो मुझे दिया हो कि 0.01 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड मान लो कि सवाल में दिया है, तो मेरे लिए n एवरेज जो है ny एवरेज की बात करूंगा तो वो 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा t यानी कि 0.01 से 400 न्यूटन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा यार? आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज की बातें कर रहा हूं मैं, इसको मैं एवरेज मान सकता हूं कि ये वाली वैल्यू जो है मेरे लिए 4 डिवाइडेड बाई 0.1 400 न्यूटन आ गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ny मुझे मिल गया है, और ny क्या है? ny है क्या? अगर आप ध्यान ये वाला n है और ये वाला एंगल क्या है? ये n है, और ये वाला एंगल क्या है? 37 डिग्री। तो n cos 37 डिग्री ही तो ny है यार। तो यहां से मुझे क्या n मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ, कितना होगा? ny डिवाइडेड बाई ny इज 400 डिवाइडेड बाई cos 37 यानी कि 4/5, ये 100 हो गया है, ये आपके पास आ जाएगा 500 न्यूटन। क्या आ गया है? 500 न्यूटन n आ गया है। n क्या आ गया? 500 न्यूटन आ गया। अपन एवरेज की बातें कर रहे हैं सारी, है ना, एवरेज बातें। अब अगर आपको n मिल गया है तो nx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? nx मिल जाएगा। कैसे? nx की वैल्यू होगी, थोड़ा टफ हो गया है मैं जानता हूं। nx की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए n cos 37 डिग्री ये था, वो आ जाएगा n sin 37 डिग्री यानी कि 3/5 और n की वैल्यू थी 500 into 3/5 दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 300 न्यूटन। ये एवरेज वैल्यू बता रहा हूं मैं सारी। अच्छा मुझे एवरेज n x कितना लगा ये पता लग गया है। ओहो हो। अच्छा ये जो इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा? मैंने कहा एक तो नीचे का mg करेगा प्लस ny करेगा, लेकिन mg को मैं नेग्लेक्ट मान के चल रहा हूं, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा इसके कंपेयर में। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इंडेक्स को ny के बराबर मान लेता हूं, यानी कि वो मेरे लिए ny
मोटा मोटा ny मान ले, ny की वैल्यू क्या है, ny की वैल्यू 400 है, क्या है 400 है, ny आ गया। अब आप ध्यान से देखें तो इस पे क्या लगा होगा, मैंने कहा इधर की तरफ आपके लिए लगा होगा nx लगा होगा, इधर की तरफ क्या लगा होगा, मैंने कहा म्यू इंटू एन डैश लगा होगा, और वो एन डैश जो है वो ny के बराबर है, यानी 400 लगा होगा। तो इंपल्स क्या लगाया होगा इसने, अगर बात करें इधर की इस वाले ब्लॉक के लिए, किसके लिए, ये वाले ब्लॉक के लिए, कौन से वाले के लिए, 4.5 kg वाले के लिए बात करें अगर अपन ध्यान से अगर अपन बात करें तो क्या लगाया होगा उस पे, अगर बात करें अपन तो nx माइनस आपका जो है म्यू एन डैश दैट इज इंटीग्रेशन इनटू डेल्टा टी, है ना, अपन सारी एवरेज की बातें कर रहे हैं, इनटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किसके लिए लगा रहे हैं, 4.5 kg वाला ब्लॉक। अगर इसके लिए बात करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, एन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल यानी कि 4.5 इंटू वी माइनस 0, 4.v माइनस 0। अच्छा मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ऐसे थोड़ा सा ज्यादा टफ कर दिया है, nx की वैल्यू क्या है मेरे लिए, nx की वैल्यू यहां से आ गई है 300, nx की वैल्यू 300 माइनस म्यू 0.5, n डैश इज बेसिकली ny, and x is basically ny की वैल्यू है हमारे लिए 400 आ रही है, क्या आ रही है, 400 आ रही है। अच्छा इंटू डेल्टा टी 0.01 डिवाइडेड बाई 4.5, यहां से डिवाइड कर दिया तो लगभग v की वैल्यू यहां से आती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आएगा नहीं एग्जाम में आने, आपकी जेई मेन जेई एडवांस में आने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है, लेकिन इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ओलंपियाड लेवल का। आपको कोई तो महान प्राणी होगा जो फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह देगा, कोई तो ऐसा होगा जो फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्टेड होगा, वो इस तरह के सवालों में इंटरेस्ट ले सकता है। एवरेज वैसे ऐसे सवाल आने वाले नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस टफ सवाल के साथ में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चिल कीजिए। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं, है ना, यहाँ पे हुआ क्या है ना कि फ्रिक्शन भी इंपल्सिव आएगा, एन डैश भी इंपल्सिव आएगा। तो मैंने ना बुलेट के लिए ये लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एन वाई, और ये जो इनके बीच का जो नॉर्मल लगेगा ना, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक एन एक्स और एन वाई। तो इस पे एन एक्स ऐसे और ऐसे, बुलेट पे एन वाई ऊपर और एन एक्स इधर लग जाएगा, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, इसके कंपोनेंट कर दिए। अब क्या हुआ, मैंने पहले बुलेट के लिए y पे लगा दिया, ये y में लगा दिया। y में बुलेट के लिए पहले pi ऐसा था, बाद में 0 है क्योंकि बुलेट तो ऐसे जा रही है। तो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे एवरेज ny निकाल दिया। अब ny क्या है, ny जो है वो मतलब जो है ny पता होगा तो वो n का ही तो कंपोनेंट है ny, है ना, n cos 37 डिग्री ny है, तो ny से मेरे को n मिल गया। अब अगर n मिल गया तो मैंने क्या किया है, n मिल गया तो फिर से मैंने n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया तो nx मिल गया। nx मुझे पता है, बाकी यहाँ का नॉर्मल चाहिए होगा तो वो ny का रोल आएगा और mg का रोल आएगा, mg उतना है नहीं तो ny के बराबर ही मान लिए हैं हम, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, मैंने कहा फिर इसको चलाने में रोल किसका आएगा, nx हमने एवरेज वाला लिया है और ये वाला भी एवरेज वाला लिया है, और फिर इंटू डेल्टा टी कर दिया, मतलब जो है एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये 4.5 kg वाले के लिए लगा दिया हमने, 4.5 kg वाले के लिए लगा दिया, तो सॉल्व करके v आ जाएगा। जस्ट एक खेल के लिए समझिए कि अच्छा मान लीजिए इसमें स्प्रिंग भी डाली होती तो अब यहाँ पे स्प्रिंग का रोल आएगा आगे। अब ये जो भी v है, अब ये जो भी v है ना, ये किनका होगा, मैंने कहा ये पूरे 4.5। अच्छा ये मैंने यहाँ पे 5 का नहीं लिया, ये मैंने 4.5 वाले के लिए लगाया, अरे यहाँ की नहीं यार, ये मैंने 4.5 वाले के लिए लगाया है। हालांकि अगर अपन ध्यान से देखें तो 4.5 या 5 लेंगे लगभग ये वैल्यू वैसे सेम ही आएगी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो इसके लिए भी हॉरिजॉन्टली लगाना पड़ेगा ना, इसका भी इंपल्स हॉरिजॉन्टल में आया है तो इसके लिए भी इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं। किसने लगाया होगा इस पे इंपल्स लगा होगा माइनस ऑफ nx dt पीछे की तरफ इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तब अपन लिखेंगे 0.5 इंटू वी माइनस ऑफ 1 इंटू
इसका हॉरिजॉन्टल रफ्तार क्या था 6 है ना। तो ऐसा किया जा सकता है, बाकी इसमें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे यार जाते एक टफ सवाल दे दिया है, मैंने कहा अच्छा दे दिया मतलब समझ गए ना। 0.5 जो है, अब आप देखें कि इसको और टफ करना होता है, बोले प्राणी निकाल लो ना। फिर मान लो कि इसमें आगे स्प्रिंग वगैरह लगी होती, तो अब ये वी प्राप्त हुआ ना, हाफ एम वी स्क्वायर इसके पास एनर्जी होगी 5 वाले के पास टोटल। अब वो जो है फ्रिक्शन होगा तो वो फ्रिक्शन में थोड़ी खा जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन होगा तो बोला ये हाफ एम वी स्क्वायर जब एफ इंटू डी यानी फ्रिक्शन के बराबर हो, मतलब तो वहां से फ्रिक्शन के वर्कडन के बराबर तो डी आ जाएगा। स्प्रिंग लगी होगी तो कुछ एनर्जी जो है उसमें से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में चली जाएगी और कुछ फ्रिक्शन के वर्कडन। तो आगे तो मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी और टफ कॉम्प्लिकेटेड करना होगा। बाकी ये टेक्निकलिटीज यहाँ पे की जा सकती है। और खैर आपसे ये शायद ही कोई पूछेगा, तो ऐसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अपन इंपल्स की अगली क्लास में अपन इंपल्स के और बेहतरीन सवाल थोड़े इजी टाइप के भी देखेंगे, और फिर उससे अगली क्लास में अपन कोलिजन का खेला स्टार्ट कर देने वाले हैं। बाकी आप जो है मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए। अगर आपको लगता है कि चीजें टफ है, फिर वो सही में टफ है, फिर मतलब भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। और आपको लगेगा इजी तो है यार, मतलब है ही, मतलब मास्टर को समझ में आता है, आप बाकी लोगों को आ जाता है, किसी को तो हमको भी आ सकता है। ऐसा पॉजिटिव लेके सोचने का, तो आपको भी चीजें समझ में आएगी। जहां समझ में नहीं आया उसे पता कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट था जो मेरे को स्ट्राइक नहीं किया, अच्छा ये चीज थी, उसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, क्योंकि मैकेनिक्स जो है जितनी आप समझेंगे वो उतनी ही आसान होती हुई आपको दिखाई देगी। बाकी हताश, परेशान और निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। आपका खुश रहना, आपका हैप्पी रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ मास या रोटेशन के उसके सामने कुछ नहीं है ना। अरे ठीक है भाई, आप मतलब अल्टीमेटली हैप्पी तो रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी वाईटी में जाना जरूरी है क्या? वो जरूरी नहीं है, मतलब हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर ऐसा ना हो कि हैप्पी रहने का मतलब मास्टर ये बोल रहा है कि सोए रहो मस्त एकदम, पढ़ने का ही नहीं। ये ऐसा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ना निकालें, और ऐसा आप इंटरप्रिटेशन करते भी नहीं, अच्छे बच्चे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन केला आज का खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।